हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए जो क्लास 12 ज्योग्राफी की बुक 1 है, फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। इसके सारे के सारे जो एमसीक्यू हैं फर्स्ट बुक के, वो इस वीडियो में मैं कवर करूंगा। और साथ में ही जो सेकंड बुक है आपका, वो भी मैं कवर करूंगा। वो आपकी नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें मैं बताऊंगा। और इस वाली वीडियो में इस बुक के जितने भी क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं वो मैं कराऊंगा। और साथ में इस बात का आप ध्यान रखें कि मैं जो भी क्वेश्चंस बताता हूँ एग्जाम में आते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं यूं ही बोल रहा हूँ तो आप मेरी पिछली वीडियोस देखिए जो कि पिछले बोर्ड एग्जाम की थी, और उसमें वो सारे के सारे क्वेश्चंस आए थे जो मैंने कराए थे। तो चलिए अब इस वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हमारे इस बुक के बनते हैं। और साथ में मैं एमसीक्यू की एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। तो अगर ये क्वेश्चन 1 मार्क में आते हैं, 2 मार्क में आते हैं, या फिर मान लीजिए अगर आपका ये चैप्टर कवर नहीं है सही तरीके से, तो आप इन एमसीक्यू की डिटेल एक्सप्लेनेशन की सहायता से इस पूरे चैप्टर को अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर को रिव्यू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका जो कि पहले चैप्टर का ही है। पहला क्वेश्चन आपका, व्हाट इज ह्यूमन ज्योग्राफी? तो मानव भूगोल क्या है? तो देखिए, ह्यूमन ज्योग्राफी का मतलब होता है कि जब हम ह्यूमन एक्टिविटीज को स्टडीज करते हैं एक तरीके से, कि जो भी हमारे ज्योग्राफी है, जो भी हमारा भूगोल है, उसके ऊपर जो भी हम एक्टिविटी करते हैं, मान लीजिए हमारे जो भी क्रियाकलाप हैं जो इस पृथ्वी से जुड़े हुए हैं, उन चीजों को हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन ज्योग्राफी कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडीज रिलेशन बिटवीन। तो देखिए, ह्यूमन ज्योग्राफी बेसिकली जो स्टडी करती है वो प्रकृति और ह्यूमंस के बीच के रिलेशन को करती है। जैसे कि मान लीजिए हम कुछ भी कार्य कर रहे हैं, हम आग जला रहे हैं, तो उससे प्रकृति पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है बेसिकली। तो ये जो भी स्टडीज होती है वो किसके बीच होती है? ह्यूमन और नेचर के बीच में होती है, जो हम ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन है आपका, हु पॉपुलराइज्ड ह्यूमन ज्योग्राफी? तो ह्यूमन ज्योग्राफी जो आपका है उसको किसने लोकप्रिय बनाया? तो एक व्यक्ति थे, मतलब बेसिकली वैज्ञानिक, विडाल डे ला ब्लाशे, ब्लाश हालांकि इनको पढ़ते हैं। तो इन्होंने क्या किया, बहुत सारे ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट दिए थे और इन्हीं की वजह से जो आपका ह्यूमन ज्योग्राफी है बहुत ही ज्यादा पॉपुलराइज्ड हुई थी। अगला क्वेश्चन है, विच इज पार्ट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी? तो इसमें से पूछा है कौन सा ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट है। तो ऑप्शन नंबर जो आप ए देखते हैं, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में जनसंख्या बेसिकली ह्यूमन है, तो ह्यूमन टॉपिक है इसके अंदर। और बाकी जो तीन आप देखते हैं, वोल्केनो, रॉक्स एंड मिनरल्स, ये जो तीनों के तीनों हैं वो फिजिकल ज्योग्राफी से जुड़े हुए हैं। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए जो आपका है वो ह्यूमन ज्योग्राफी का एक पार्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, मेन फोकस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो ह्यूमन ज्योग्राफी का जो मेन फोकस होता है वो ये होता है कि ह्यूमन और एनवायरनमेंट के बीच में जो भी इंटरेक्शन बन रही है, जो भी क्रियाकलाप हो रहे हैं, उसके बारे में, उस पर ध्यान देना, बेसिकली ये इसका मेन फोकस होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, हाईएस्ट पॉपुलेशन कॉन्टिनेंट। तो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा किस कॉन्टिनेंट पर जनसंख्या रहती है? तो नॉर्मल सी बात है, इंडिया और जो आपका चाइना है, ये दो देश ऐसे हैं जहां पर सबसे ज्यादा जनसंख्या है। और बेसिकली अगर आप एशिया वाला पूरा रीजन देंगे तो वर्ल्ड की 50% से ज्यादा की जो जनसंख्या है इसी कॉन्टिनेंट पे रहती है। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 2, पॉपुलेशन डेंसिटी मींस। देखिए, पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है कि पर एरिया में कितने लोग रहते हैं, उसको हम पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। अब बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, विच इज अ पुश फैक्टर। देखिए, पुश फैक्टर का मतलब होता है किन कारणों की वजह से आप किसी जगह को छोड़ करके जाएंगे। पुश मतलब आपने किसी जगह को छोड़ा। तो वॉर एक ऐसी स्थिति है जिसकी वजह से आप किसी भी जगह को, मतलब अपने मन से नहीं, मतलब यूं ही गुस्से में या फिर मान लीजिए डर के मारे हम जगह को जब छोड़ते हैं तो उसको हम पुश फैक्टर कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर जब अपॉर्चुनिटी है, गुड स्कूल है, हॉस्पिटल है, ये तीनों के तीनों पुल फैक्टर में आते हैं, क्योंकि ये सब चीज अगर कहीं पर अच्छी मिल रही है तो लोग जो है उस तरफ खिंच जाते हैं। तो उसी तरीके से जो आपका पुश फैक्टर है बेसिकली, तो वो जो आपका आता है वो कौन सा आता है आपका? वॉर। वॉर एक ऐसी जगह है जिसकी वजह से जो लोग हैं अपनी जगह को छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, पॉपुलेशन ग्रोथ मेजर्ड बाय। देखिए, पॉपुलेशन ग्रोथ बेसिकली यानी कि जनसंख्या वृद्धि को नापने का जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो यही है कि बर्थ और डेथ रेट को एक तरीके से मेजर किया है, जिसके जरिए हम बता सकते हैं किसी भी जगह पर जो पॉपुलेशन है वो बढ़ी है या घटी है। अगर मान लीजिए किसी जगह पर जो बर्थ रेट है वो हाई है और जो डेथ रेट है वो बेसिकली कम है, तो नॉर्मल सी बात है कि वहां की जो पॉपुलेशन होगी वो क्या होगी? बड़ी होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, स्पार्शियली पॉपुलेटेड एरिया एग्जांपल। यानी कि ऐसी जनसंख्या वाला हमें क्षेत्र बताना है जहां पर बहुत कम लोग रहते हैं। देखिए, मान लीजिए जापान हो गया, गंगा प्लेन हो गया, या फिर यूरोप हो गया। तीन जगह ऐसी है जहां पर बहुत सारी जनसंख्या रहती है। इसका मेन रीजन है कि भाई यहाँ पर नदी है, यहाँ का बढ़िया एनवायरमेंट है, लोग खेती कर सकते हैं और नॉर्मल से मतलब काफी बढ़िया मौसम रहता है, जलवायु रहती है, इसकी वजह से लोग रह लेते हैं। लेकिन वही अगर मैं बात करता हूँ सहारा डेजर्ट की, तो सहारा डेजर्ट एक ऐसा इलाका है जहां पर कुछ भी सुविधा वगैरह आपको नहीं मिलेगी, और इसीलिए ये एग्जाम्पल आपका स्पार्शियली पॉपुलेटेड एरिया का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका, एज सेक्स पिरामिड शो। जो आयु लिंग पिरामिड जो आपका है वो क्या दिखाता है? तो इसका जो मेन काम है वो दिखाने का, जो पॉपुलेशन का जो स्ट्रक्चर है, कितनी एज है लोगों की, कौन कौन से जेंडर के जो लोग हैं वो कितने हैं, तो इसके जरिए हम क्या करते हैं, इस चीज को दिखा पाते हैं। किसको भाई? एज सेक्स पिरामिड को। ठीक है, यानी कि एक ऐसा पिरामिड जिसके जरिए हम कहीं पे भी किसी भी देश की
जनसंख्या का पता लगा सकते हैं कि वहां पर जो जनसंख्या है वो कितने एज की है और उनका जेंडर कौन कौन सा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका वर्किंग एज ग्रुप। तो वर्किंग एज ग्रुप का मतलब होता है एक ऐसा आयु वर्ग जो कार्यशील वर्ग हो, मतलब जो काम करता हो बेसिकली। तो 15 to लेकर के 59 का एक जो आपका आयु वर्ग है उसको पूरे विश्व में ही यही माना जाता है कि 15 से लेकर के 59 साल के जो लोग होते हैं वो कार्यशील आयु वर्ग में आते हैं, यानी कि वर्किंग एज ग्रुप में आते हैं। अब देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या आपका? अगला क्वेश्चन आपका लिटरेसी रेट में। देखिए लिटरेसी रेट का मतलब होता है साक्षरता दर। साक्षरता दर बेसिकली बताता है किसी भी जगह पर जो वहां की जो पॉपुलेशन वो कितनी ज्यादा एजुकेटेड है। जैसे कि मान लीजिए जो भारत है, भारत में अगर आप केरल का नाम सुनते होंगे तो केरल जो आपका आता है आपको हाईली लिटरेसी रेट जो है उसका देखा जाता है, यानी कि केरल के लगभग कम से कम 90 से ज्यादा % के जो लोग हैं वो क्या है, पढ़े लिखे लोग में आते हैं। ठीक है, तो लिटरेसी रेट जो आपका है किसी भी जगह के पढ़े लिखे लोगों की संख्या बताता है या फिर उनका प्रतिशत बताता है। अगला क्वेश्चन है आपका रूरल पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन। देखिए जो ग्रामीण जनसंख्या होती है वो बेसिकली एक ही कार्य पर जुड़ी होती है, वो है आपका कृषि यानी कि एग्रीकल्चर। अब बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हाई डिपेंडेंसी रेशियो में। देखिए हाई डिपेंडेंसी का मतलब होता है कि ज्यादा जो लोग हैं वो आश्रित हैं, डिपेंडेंट हैं। बेसिकली इसका कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे अगर वर्कर्स हैं हमारे पास, और सॉरी मान लीजिए अगर हमारे पास कम वर्कर्स हैं और जनसंख्या बहुत ज्यादा है, मान लीजिए कि अगर आपके देश में 100 लोग हैं, 100 में से केवल 20 ही लोग काम कर रहे हैं, तो 80% क्या है, मोर डिपेंडेंट है किसके ऊपर, उनके काम के प्रति। तो बेसिकली मोर डिपेंडेंट्स कौन होते हैं, एक ऐसे लोग होते हैं जो बेसिकली हाई डिपेंडेंसी बनाते हैं दूसरे लोगों पर जो एक तरीके से काम करते हैं। तो अगर हाई डिपेंडेंसी रेशियो के बारे में पूछा जाता है तो हाई डिपेंडेंसी रेशियो जो आपका है ऐसे लोगों की संख्या बताता है जो काम नहीं कर रहे हैं और दूसरे चीजों पर आश्रित हैं या फिर दूसरे लोगों पर। अब बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका व्हाट इज सेटलमेंट। सेटलमेंट मतलब होता है बस्ती। तो बस्ती क्या होती है, नॉर्मल सी बात है, जो लोग हैं जहां पर रह रहे होते हैं उन्हीं के रेजिडेंस को बेसिकली हम सेटलमेंट कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ग्रामीण बस्तियां मुख्यतः किससे जुड़ी है। देखिए जो ग्रामीण बस्तियां आप देखते हैं वहां पर एक ही कार्य सबसे ज्यादा होता है और वो कार्य होता है भाई आपका एग्रीकल्चर का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है अर्बन सेटलमेंट मोस्टली है। तो देखिए जो अर्बन इलाका होता है बेसिकली शहरी बस्तियां, वहां पर मुख्य लोग क्या करते हैं, नॉन एग्रीकल्चर वर्क कहते हैं। जो भी सिटीज अगर आप देखते हैं वहां पर जॉब होती है, ट्रेड होता है, सर्विस होता है, ये सारी जितनी भी चीजें होती हैं वो नॉन एग्रीकल्चर वर्क में काउंट होती हैं। अगला क्वेश्चन आपका लीनियर सेटलमेंट डेवलप अलोंग। देखिए लीनियर सेटलमेंट का मतलब होता है कि जहां पर मान लीजिए कोई रोड है, बेसिकली रोड है, रिवर है, तो रोड के साइड साइड में घर देखा होगा आपने, या फिर मान लीजिए कोई रिवर चल रही है तो उसके साइड में से आप घर देखते हैं, तो ऐसे टाइप के घर को हम बेसिकली क्या बोलते हैं भाई, एक लीनियर सेटलमेंट डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, तो रोड और सर्विस जो आपका इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। अब बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है मेगा सिटी मींस पॉपुलेशन मोर देन। देखिए मेगा सिटी मींस यानी कि मेगा सिटी की जनसंख्या जो है वो कितने से अधिक मानी जाती है, यानी कि मान लीजिए अगर आपके शहर में 10 लाख से ज्यादा 10 मिलियन से ज्यादा लोग रहते हैं, 10 मिलियन मतलब 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख होता है, तो 10 मिलियन इज इक्वल टू 1 करोड़ होगा। तो 1 करोड़ से लोग ज्यादा अगर रहते हैं तो नॉर्मल सी बात है उस सिटी को क्या बोला जाएगा भाई, आपको मेगा सिटी बोला जाएगा। जैसे कि मान लीजिए जो आपका दिल्ली है, दिल्ली इज ऑल्सो अ मेगा सिटी बिकॉज इसकी जो यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है भाई, 2.5 या फिर 2 करोड़ के आसपास है, जो कि 1 करोड़ से ज्यादा है, 10 मिलियन से ज्यादा है। तो दिल्ली इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ मेगा सिटी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आपका प्राथमिक क्रिया कौन सी है। देखिए प्राइमरी एक्टिविटी सारी वो एक्टिविटी होती है जो नेचर से जुड़ी हुई होती हैं या फिर बेसिकली नेचर से जुड़ी होती है। तो यहाँ पर जो एग्जांपल है आपका फार्मिंग, फार्मिंग इज अ एग्जांपल ऑफ प्राइमरी एक्टिविटी। अगला क्वेश्चन आपका फिशिंग, फिशिंग भी जो आपका है नेचर से जुड़ा हुआ है, नॉर्मल सी बात है, तो ये भी क्या होगा आपका एक प्राइमरी एक्टिविटी होगा। अगला क्वेश्चन है गैदरिंग। गैदरिंग का मतलब होता है जो पहले के लोग हुआ करते थे वो नेचर से बहुत सारी चीजें कलेक्ट करते थे खाने के लिए, फिर मान लीजिए बेचने के लिए, तो इस चीज को हम कहते हैं कलेक्टिंग फ्रॉम नेचर, दैट इज कॉल्ड गैदरिंग। अगला क्वेश्चन आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज ऑल्सो कॉल्ड। देखिए शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब होता है जब लोग जो होते हैं किसी जगह पर जाते हैं, वहां की जो भी छोटे मोटे पौधे हैं अगर उसको वो जलाते हैं और वहीं पर खेती करते हैं, देन उस जगह से मूव आउट हो जाते हैं, एक तरीके मूव इन हो जाते हैं बेसिकली, तो उस जगह को हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन कह सकते हैं। पहले के टाइम पर झूम खेती बहुत हुआ करती थी, लोग जो थे एक जगह पर खेती करते थे, देन उस जगह पर जितने भी चीजें थी इस्तेमाल कर ली, उसके बाद उस जगह को छोड़ दिया, फिर दूसरी जगह पर चले गए, दैट इज कॉल्ड शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज ऑल्सो कॉल्ड स्लैश एंड बर्न, यानी कि झूम खेती इनको कहा। स्लैश एंड बर्न क्यों बोला जाता है? स्लैश एंड बर्न का मतलब होता है कि जो भी यहाँ की चीजें हैं उन्हें कट करो, उन्हीं की राख से यहाँ पर आपको खाद बनाना है, और इसीलिए इसको हम स्लैश एंड बर्न एक तरीके से कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका माइनिंग। माइनिंग इज विच एक्टिविटी। देखिए माइनिंग जो आपका नेचर से जुड़ा हुआ है, जो भी खनन कार्य होता है जिसके अंदर मान लीजिए कोयला निकाला जाता है, फिर कोई भी चीज निकाली जाती है मिट्टी को खोद करके बेसिकली, तो ये भी जो आपका एग्जांपल है एक प्राइमरी एक्टिविटी का ही एग्जांपल बनेगा।
अगला क्वेश्चन आपका सेकेंडरी एक्टिविटी। देखिए सेकेंडरी एक्टिविटी का मतलब होता है जो भी आपके पास प्राइमरी प्रोडक्ट था, बेसिकली रॉ मटेरियल था, उस रॉ मटेरियल से आपने कोई भी फिनिश गुड बना दिया, दैट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। तो सेकेंडरी एक्टिविटीज आर रिलेटेड टू द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। अगला एग्जांपल है आपका एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी एक्टिविटी। इसमें से कौन सा एग्जांपल जो आपका सेकेंडरी एक्टिविटी का, तो स्टील मेकिंग है, बेसिकली इस्पात निर्माण जो बेसिकली है वो जो आपका है वो सेकेंडरी जो एक्टिविटी है उसका एग्जांपल, क्योंकि माइनिंग, फिशिंग एंड द ग्रेजिंग, ग्रेजिंग मतलब घास को चढ़ना कहा जाता है बेसिकली, और माइनिंग आपको खनन पता ही है, और फिशिंग मतलब मत्स्य फिर मछली मारना, बेसिकली मछली को पकड़ना, नॉट मारना, पकड़ना। तो ये जो आपके आते हैं वो प्राइमरी में आते हैं, लेकिन आपका जो ऑप्शन नंबर सी आप देखते हैं स्टील मेकिंग, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी एक्टिविटी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आपका कॉटेज इंडस्ट्री इज। देखिए कॉटेज का मतलब होता है कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग का मतलब होता है जो भी छोटे मोटे कार्य होते हैं, बेसिकली छोटे मोटे उद्योग जो होते हैं उनको हम कुटीर उद्योग कहते हैं। तो अगर आप कहीं पे भी रहते हैं, उसके आसपास के इलाके में अगर आप देखते हैं कहीं पर दिया बनता है, फिर मटके बनते हैं, या फिर छोटा मोटा कोई कार्य हो रहा है किसी घर में, झाड़ू बन रहा है, झाड़ू की फैक्ट्री अगर आप देखते हैं, उसको हम एक तरीके से कॉटेज इंडस्ट्रीज कह सकते हैं, फिर कुटीर उद्योग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4, रॉ मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू। देखिए जो भी रॉ मटेरियल होता है वो फिनिश गुड में एक तरीके से कन्वर्ट होता है। मान लीजिए आपके पास गेहूं है, गेहूं से आपने आटा बनाया, उससे आपने ब्रेड बनाया, तो इसका मतलब क्या है कि जो भी आपके पास रॉ मटेरियल था उससे आपने क्या बनाया, एक फिनिश गुड बनाया। ठीक है, चलिए अगला है आपका स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। लघु उद्योग को क्या चाहिए, तो बेसिकली लघु उद्योग अगर आपको चाहिए तो उसके अंदर बहुत ही कम पैसा लगाना होता है। ठीक है, बहुत कम पैसे से आप क्या कर सकते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका टर्शियरी एंड क्वाटरनरी एक्टिविटीज। देखिए टर्शियरी एक्टिविटीज आर रिलेटेड टू द सर्विसेज, बेसिकली मतलब कि पहले तो आपका था आपने खेती करी, देन आपने कोई रॉ मटेरियल प्राप्त किया, उससे आपने कोई सामान बनाया, अब उसको पहुंचाना है, जिसको हम किस में डालेंगे भाई, टर्शियरी एक्टिविटी में, जिसको हम सर्विस या फिर सेवा वाले क्षेत्र में हम डालते हैं। यानी कि टर्शियरी एक्टिविटी जो आपका पड़ता है उसके अंदर मेनली जो काम होता है वो सर्विसेज का होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ या फिर मान लीजिए वीडियो जो बन रही है ये आपके इसमें आ रहा है सर्विस में आ रहा है, तो ये टर्शियरी एक्टिविटी का एक उदाहरण है। अगला आपका विच इज टर्शियरी एक्टिविटी, तो कौन सा तृतीयक क्रिया है इसके अंदर, तो इसके अंदर जो आपका बैंकिंग है, बैंकिंग में सेवा प्रदान करी जाती है लोगों को, तो ये भी आपका कौन सा हो जाएगा, आपका ये आपका टर्शियरी एक्टिविटी का एग्जांपल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्वार्टरनरी एक्टिविटीज डील विद। देखिए जो क्वार्टरनरी एक्टिविटीज जो होती है यानी कि जो चतुर्थक क्रियाएं होती हैं, इनका जो एग्जांपल होता है, मतलब ये किससे जुड़ा होता है, तो जो भी नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, आज के समय पर आईटी हो गया, डेटा वर्क हो गया, रिसर्च होगी कोई भी, तो ये जो कार्य होते हैं वो चतुर्थक क्रियाओं से जोड़े जाते हैं। ठीक है, नॉलेज इंफॉर्मेशन बेसिकली अगर आप देखते हैं वो इसका एक बेस्ट एग्जांपल है। एग्जांपल ऑफ क्वार्टरनरी एक्टिविटी, इसका एक और एग्जांपल पूछा गया है, तो इसके अंदर आप जो देखते हैं साइंटिफिक रिसर्च, जो साइंटिफिक रिसर्च है वो भी आपका क्या है, क्वार्टरनरी एक्टिविटी का ही एग्जांपल है। हालांकि इसमें टीचिंग, ट्रक ड्राइविंग एंड शॉप कीपिंग इज ऑल्सो अ टर्शियरी एक्टिविटीज एग्जांपल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका आउटसोर्सिंग। देखिए आउटसोर्सिंग का मतलब होता है कि वर्क गिवन टू दी अदर कंपनी या फिर अदर कंट्री। तो जब आप किसी दूसरे देश के मतलब कि अगर आप भारत के हैं और भारत के होकर के आप दूसरे लोगों को कोई काम वगैरह दिला रहे हैं, तो इसको आप क्या कह सकते हैं, आउटसोर्सिंग कह सकते हैं। कि वर्क गिवन टू अदर कंट्री या फिर कंपनी, जब आप अपने कंपनी अपना काम दूसरी जगह से करवाती है, जैसे कि मान लिया हमारे यहाँ पर बहुत सारे जो डेटा सेंटर होते हैं वो चल रहे होते हैं जो कि दूसरे देशों के चल रहे हैं, इसको आप कह सकते हैं तरीके से आउटसोर्सिंग। ठीक है, चलिए अगला चैप्टर देखते हैं भाई। अगला चैप्टर आपका ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एंड ट्रेड। देखिए ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एंड ट्रेड की अगर हम बात करते हैं, इस चैप्टर की बहुत सारे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन आपका विच इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो नॉर्मल सी बात है, एयर जो आपका है वो फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, और इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल ये है कि ऊपर जो है ट्रैफिक नहीं होता है, नॉर्मल सी बात है, और बहुत बड़ा एरिया है, इसकी वजह से इसको हम फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ठीक है, जो कि काफी ज्यादा महंगा भी पड़ता है। अगला क्वेश्चन आपका विच ट्रांसपोर्ट इज चीपेस्ट फॉर दी हैवी गुड्स। अगर आपको बहुत भारी भारी सामान जो है दूसरी जगहों पर लेकर के जाना है, तो वाटरवे जो आपका होता है वो काफी ज्यादा चीपेस्ट काउंट होता है। तो अगर आप ध्यान दीजिएगा कि जब भी विदेश से कोई सामान आता है ना, तो हवाई जहाज से कम आता है, इन समुद्री मार्गों से ज्यादा आता है, क्योंकि वो एक जो आपका वो चीपेस्ट तरीका है। हवाई जहाज में बहुत ज्यादा पैसा लगता है, आपको पता भी होगा कि जब आप कोई सामान लेकर के जाते हैं हवाई जहाज में, तो उसमें एक होता है ना कि इतना ही वेट जो है आप लेके जा सकते हैं, उसके ऊपर आपको पे करना पड़ता है, फिर सबको सामान हटाना पड़ेगा। तो इस तरीके से अगर हैवी गुड्स को यहां से वहां लेकर के जाना है, तो उसका चीपेस्ट जो तरीका है वो कौन सा है भाई, आपका वाटरवे है, यानी कि जल मार्ग है। तो बाहर से जितना भी सामान हमारे पास आता है, कोई भी मोस्टली सामान वैसे देखा जाए तो वाटरवे के जरिए ही आता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका कम्युनिकेशन इंक्लूड। देखिए संचार में क्या क्या आता है। देखिए संचार का मतलब होता है टेलीफोन एंड इंटरनेट, जिसके जरिए हम लोगों से जुड़ सके, उनको अपनी बात पहुंचा सके, इन्फॉर्मेशन पहुंचा सके। तो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर जो आपकी होती है वो कम्युनिकेशन का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन इंक्लूड जो आपका आएगा ऑप्शन नंबर ए, टेलीफोन एंड इंटरनेट।
अगला क्वेश्चन आपका, ट्रेड बिटवीन टू कंट्री इज कॉल्ड, तो दो देशों के बीच का जो व्यापार होता है बेसिकली वो इंटरनेशनल ट्रेड कहलाता है। हमेशा ध्यान रखें कि इंडिया और नेपाल के बीच में अगर कोई व्यापार हो रहा है तो इसको मैं क्या बोलूंगा भाई, एक अंतरराष्ट्रीय व्यापार बोलूंगा। इंटरनल ट्रेड और रिटेल ट्रेड, लोकल ट्रेड देश के भीतर ही हो सकते हैं, इंटरनल दो राज्यों के बीच में हो सकता है, लोकल जो आसपास में हो सकता है, रिटेल में जो आप नॉर्मल सा सामान बेचते हैं उसको आप कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका, बैलेंस ऑफ ट्रेड इज, देखिए व्यापार संतुलन का अर्थ होता है कि जब आपका एक्सपोर्ट ज्यादा हो, बेसिकली क्या हो, आपका एक्सपोर्ट ज्यादा हो इंपोर्ट वैल्यू से, इसको आप कह सकते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जितने भी देश हैं उन देशों में अगर एक्सपोर्ट की मात्रा ज्यादा है और इंपोर्ट की मात्रा कम है तो वो देश बहुत ज्यादा डेवलप एक तरीके से करता है, क्योंकि उन्होंने ज्यादा सामान एक तरीके से क्या किया, निर्यात किया, दूसरे देशों में भेजा, वहां पर बेचा बेसिकली, तो इससे आपके पास ज्यादा पैसा है। और वही अगर आप इंपोर्ट करेंगे हर एक चीज तो नॉर्मल सी बात है कि आपका जो देश होगा वो पीछे हो जाएगा, आपको बहुत सारे पैसे बाहर देने पड़ेंगे और इसके अलावा आप उसके ऊपर डिपेंड भी हो सकते हैं। ठीक है, तो एक्सपोर्ट जब आपका ज्यादा होता है, ठीक है, एक तरीके से क्या बोला मैंने, बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, यहाँ पे लिखा माइनस नहीं है वैसे, इनके बीच की वैल्यू को बताया गया बेसिकली। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट वैल्यू जो आपकी होती है वही क्या होता है, आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है। और बैलेंस ऑफ ट्रेड बनाने के लिए आपको जो मैंने बताया वही आपको करना पड़ेगा। ठीक है भाई, चलिए तो ये मैंने आपको इसमें फर्स्ट बुक के 8 चैप्टर कराए हैं वैसे तो। ठीक है, आई थिंक इसमें 1-2 चैप्टर और होंगे, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अगर कवर करा दूंगा अगर हैं तो। बाकी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको सेकंड बुक कराऊंगा वैसे तो। और इस वीडियो में अगर आपको कोई क्वेश्चन लगता है कि आपको समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। और साथ में ही पिछले साल की जो वीडियो थी, जो एमसीक्यू वाली वीडियो थी, अगर आप वो देखना चाहें तो वो भी आप देख सकते हैं, क्योंकि वो जो क्वेश्चंस हैं वो भी ज्योग्राफी के ही हैं और वो भी ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस तो हैं ही आपके पास जो कि इस साल के लिए मैंने बनाए थे। और अगर आपको लगता है और क्वेश्चन आपको चाहिए तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको बोर्ड वाली, उसमें एमसीक्यू और देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और साथ ही मैं आपको आई बटन में फिर नीचे इस वीडियो के नीचे कोई लिंक दे दूंगा आपको, ताकि उस वीडियो पे आप जा सकें और वो क्वेश्चंस भी आप फर्स्ट बुक के और कवर कर सकें। ठीक है, तो मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करिए और साथ में मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि मैं पूरा का पूरा जो है वो बोर्ड कवर करने वाला हूं, मतलब बोर्ड एग्जाम जो बेसिकली हो रहे हैं वो कवर करूंगा, जो भी एग्जाम्पल बनते हैं, जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं पॉलिटिकल साइंस के, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के। ओके, बाय बाय, सी यू, टाटा।